Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of clinicals of kidney, ureter and suprarenal gland. तो suprarenal gland का कोई खास क्लिनिकल हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन किडनी और यूरेटर के क्लिनिकल्स हो गए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है पाल्पेशन ऑफ किडनी। तो वंस अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि क्लिनिकल में जिस चीज़ को हाईलाइट करवा दो तो आप इसी को हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर वही चीज़ आती है और पूरा क्लिनिकल आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लिनिकल के अंदर आपने ये बात याद रखनी है कि जो इंफीरियर पोल हो, पहली बात आपने याद रखनी है कि जो राइट किडनी को हम पाल्पेट कर सकते हैं, इसकी रीज़न ये होती है कि ये 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे होती है लेफ्ट वन से। दूसरी बात, जो हम राइट किडनी को अगर पाल्पेट कर सकते हैं तो उसको इंफीरियर पोल को ही पाल्पेट कर सकते हैं, इसके सुपीरियर पोल को या फिर मेन पार्ट को पाल्पेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तीसरी बात, इसको पाल्पेट कराने के लिए जिस रीजन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिस रीजन को यूज़ करते हैं वो है फ्लैंक। तो फ्लैंक, ठीक है, फ्लैंक है वो एरिया है जिसको हम लैटरल एरिया लंबर एरिया भी बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी साइड ऑफ द ट्रंक बिटवीन 11 एंड 12 रिब एंड इलियक क्रस्ट। ठीक हो गया। और लास्ट बात है आपने ये याद रखनी है कि लेफ्ट किडनी को नॉर्मली पाल्पेट नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक लेफ्ट किडनी की इन्लार्जमेंट नहीं होगी या फिर इसको रेट्रोपेरिटोनियल मास ने इसको नीचे की तरफ नहीं धकेला होगा, तब तक आप इसको पाल्पेट नहीं कर सकते। तो फिर लेफ्ट किडनी को नॉर्मली नहीं कर सकते और राइट किडनी को कर सकते हैं, स्पेसिफिकली इसके इंफीरियर पार्ट को। अब इसकी बात है पेरीनेफ्रिक एब्सेस। पेरी का मतलब होता है सराउंड करना किसी चीज़ को, नेफ्रिक का मतलब किडनी, एब्सेस का मतलब पस की एक्युमुलेशन। तो एक रीनल फेशिया में पढ़ा था, रीनल फेशिया असल में रीनल हाइलम पे, जब रीनल हाइलम पे आता है तो वो वेसल से अटैच हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा रीनल हाइलम। ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा होगा रीनल फेशिया, ये रीनल फेशिया की लेयर्स होती है। ठीक है। जब रीनल फेशिया की जो लेयर्स होती है वो वेसल के साथ और यूरेटर के साथ फ्यूज कर जाती है, इसकी वजह से ये होता है कि एक साइड का जो होता है पस वो दूसरी साइड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रीनल फेशिया ही अटैच हो गया वेसल्स के साथ। हाँ, लेकिन जो रीनल फेशिया होता है नीचे की तरफ सही तरह अटैच नहीं हो पाता। जब नीचे की तरफ अटैच नहीं होती इसकी लेयर्स, तो फिर दो चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। पहली चीज़ ये कि जो पस होती है वो नीचे की तरफ जा सकती है, नीचे नीचे कहाँ, पेल्विस के अंदर जा सकती है। ठीक है। तो पहली चीज़ हमें देखने को मिल सकती है वो है पस गोइंग इनटू पेल्विस। तो मैं इसकी डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपको यहाँ से नजर आएगा, यस, अगर आप इस डायग्राम से देखो तो इस डायग्राम के अंदर आपको रीनल फेशिया की लेयर्स नजर आ रही होगी, जो एंटीरियर लेयर और पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर को बोलते हैं फेशिया ऑफ जीरोटा और पोस्टीरियर लेयर को बोलते हैं फेशिया ऑफ जुकर कैंडल। जो लेयर्स होती है वो नीचे जाके फ्यूज नहीं करते, नीचे जाने के फ्यूज नहीं करने की वजह से जो पस होती है वो नीचे जा सकती है, और नीचे जो पड़ा हुआ है वो है पेल्विस, स्पेसिफिकली ग्रेटर पेल्विस। तो ग्रेटर पेल्विस में पस जा सकती है। इसी के साथ साथ ये वाली किडनी अगर ज़्यादा इंस्पिरेशन करते हैं रिस्पायरेशन की वजह से, अपनी किसी और एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से ये किडनी ज़्यादा नीचे भी आ सकती है, और ये किडनी अगर ड्रॉप कर जाए तो उसको बोलते हैं टॉसिस, और चूंकि किडनी ड्रॉप कर रही है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोटॉसिस। तो नेफ्रोटॉसिस और हमें पस की जो स्प्रेड होती है पेल्विस के अंदर ये देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि जो रीनल फेशियल लेयर्स होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर लेयर, फेशिया जीरोटा और फेशिया जुकर कैंडल, ये आपस में फ्यूज नहीं कर सकती। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जो नेफ्रोटॉसिस होती है, नेफ्रोटॉसिस या ड्रॉप किडनी होती है, तो ड्रॉप किडनी को आप एक्टोपिक किडनी से कैसे पहचानोगे? एक्टोपिक का मतलब कि किसी और जगह किडनी चलेगी, या कॉन्जेनिटल मिसप्लेस्ड किडनी, जैसे नॉर्मल किडनी होती है लंबर रीजन में तो वो पेल्विस में जा सकती है या फिर थोरैक्स में जा सकती है, तो कॉन्जेनिटल मिसप्लेस्ड किडनी। तो अब इसको आप कैसे पहचानोगे? तो उसको आप पहचानोगे यूरेटर की नॉर्मल लेंथ के साथ, क्योंकि जो नेफ्रोटॉसिस वो तो शुरू में तो नॉर्मल थी, तो यूरेटर की लेंथ भी नॉर्मल होगी, लेकिन जब वो नीचे की तरफ आ जाएगी तो फिर यूरेटर और ब्लेडर के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाएगा। तो यूरेटर की लेंथ तो काफ़ी नॉर्मल होगी, लेकिन यूरेटर के अंदर क्वाइलिंग हमें देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये बताता है कि जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन की नई किडनी डालते हैं वो ग्रेटर पेल्विस के अंदर डालते होते हैं, स्पेसिफिकली इसके एलियक फोसा के अंदर डालते हैं। अब इसके 4 इंपॉर्टेंट रीजन आपने याद रखनी है। वो ये कि लंबर रीजन के अंदर कोई इंफीरियर सपोर्ट नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जो मेजर वेसल्स होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक वेन, ये ज़्यादा आपको नज़र आ जाती है, उनकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तीसरी बात, पेल्विस में ब्लेडर पड़ा हुआ होता है। तो तीन चीज़ों की वजह से हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं इलियक फोसा ऑफ ग्रेटर पेल्विस। तो आपको पहले बताया था कि जो पेल्विस दो तरह का होता है, जो पेल्विक ब्रिम से ऊपर होगा उसको बोले कि ग्रेटर पेल्विस, जो असल में एब्डोमिनल कैविटी का ही पार्ट होता है, और दूसरा होता है लेजर पेल्विस, जिसकी अपनी पेल्विक कैविटी होती है, वो प्लेन ऑफ पेल्विक के लट के नीचे पड़ा हुआ होता है। इसके बाद है रीनल सिस्ट।
रीनल सिस्ट में आपने ये याद रखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है मेजरली, बस इसके बाद और कुछ याद नहीं करना, क्योंकि ये क्लिनिकल आपको एम्ब्रियो में भी दोबारा से आएगा। इसके बाद है पेन इन पैरा रीनल रीजन। पैरा रीनल अब है, एक होता है पेरिनेफ्रिक, होता है पैरा रीनल। पैरा रीनल जो किडनी को बाहर से सराउंड करेगा, ठीक हो गया। अब आपको पता होगा कि जो किडनी होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में पड़ी होती है, और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का मसल होता है उसको बोलते हैं सोस मेजर मसल हो गया, सोस मेजर मसल हो गया, ठीक है। और आपको एक बात तो पता है कि जब किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो मसल की शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। और जब किसी मसल की रिलैक्सेशन होती है तो वो मसल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच का मतलब फैल जाता है काफ़ी, ठीक हो गया। अब जो सोस मेजर मसल की अगर रिलैक्सेशन होती है, मिसाल के तौर पर हिप की एक्सटेंशन होती है, तो फिर सोस मेजर मसल तो रिलैक्स कर जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो वो स्ट्रेच होने की वजह से किडनी को कंप्रेस कर सकता है, और इसकी वजह से किडनी के कंप्रेस होने की वजह से पेन हमें देखने को मिलेगा, और उस पेन की मेन वजह यही होगी कि जो इन्फ्लेमेशन होगी पैरारीनल रीजन के अंदर। अब इसके बाद है रीनल वेन इंट्रैक्शन सिंड्रोम। अब आपको एक बात तो पता है कि जो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा राइट साइड पे होती है, और एओर्टा आपको लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है। तो जो राइट जो आपको जो स्पेसिफिकली जो लेफ्ट रीनल वेन होती है उसने एओर्टा को क्रॉस करते हुए जाना होता है इन्फीरियर वेना कैवा में, तो आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से नजर आते हैं। एओर्टा से निकली है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इन दोनों के दरमियान में नजर आ रही होगी लेफ्ट रीनल ईयर, लेफ्ट रीनल वेन। तो लेफ्ट, तो अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसको पीछे की तरफ धकेले या एओर्टा इसको आगे की तरफ धकेले, तो उसकी वजह से हमें लेफ्ट रीनल वेन की कंप्रेशन देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ हमें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की भी और डूडिनम की भी नजर आती होगी। सॉरी, ये तो आर्टरी है, ये डूडिनम, डूडिनम के थर्ड पार्ट की कंप्रेशन भी देखने को मिलती है। तो फिर इस सिंड्रोम को बोलते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे जो वेन की जो ओरिएंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि जिस तरह आपने नट को क्रैक किया हुआ है, बिल्कुल टेढ़ा एक्यूट एंगल हमें देखने को मिलता है, ठीक हो गया। तो इसको नट क्रैकर सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर इसको मीजो अयोटिक, मीजो का मतलब मिड लाइन में, अयोटिक का मतलब होता है अयोटा ने कंप्रेशन किया, और रीनल वेन इंट्रैक्टमेंट सिंड्रोम, क्योंकि यहाँ पे रीनल वेन की इंट्रैक्टमेंट देखने को मिल रही है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और एब्डोमिनल अयोटा के दरमियान में। तो इसकी वजह से सिम्पटम क्या देखने को मिलेगा, कुछ रियल सिम्पटम देखने को मिलेंगे कि अगर रीनल वेन की कंप्रेशन हो गई है तो ब्लड ज़्यादा आगे जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको हिमाचूरिया या प्रोटीन यूरिया, यूरिन के अंदर आपको प्रोटीन या ब्लड देखने को मिलेगा। उसी की तरफ आपको एब्डोमिनल लेफ्ट फ्लैंक में पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लैंक में क्यों, क्योंकि किडनी इसी रीजन में होती है, और रीनल वेसल्स की कंप्रेशन की वजह से पेन देखने को मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि थर्ड पार्ट ऑफ डोडिनम को आपने कंप्रेस किया है, तो उसकी वजह से कंटेंट आगे पास नहीं कर पाएंगे, जो इंटेस्टिनल कंटेंट वो डोडिनम के अंदर जमा होते रहेंगे, वो वोमिटिंग को एक्टिवेट करेंगे। उसी के साथ साथ हमें लेफ्ट साइडेड पेराइकोसील भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो लेफ्ट साइड की जो टेस्टिकुलर वेन होती है वैसी में ड्रेन होती है, किसमें, लेफ्ट रीनल वेन में। तो अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो फिर आगे हमें जो पेनिफॉर्म वीनस प्लेक्सस, इसकी एब्नॉर्मल टॉर्शियस डायलेशन देखने को मिलेगी। इस कंडीशन को बोलते हैं वेरिकोसील। अब लास्ट है रीनल और यूरेटरी कैलकुलाई। तो जो रीनल और यूरेटरी कैलकुलाई, तो आपने सिर्फ इनमें काम की चीज़ ये रखनी है याद कि जो रीनल सॉरी जो स्टोन्स होते हैं या कैलकुलाई वो कहाँ कहाँ बनते हैं, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद आपने क्या बात याद रखनी है, ये वाली चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी है कि जो स्टोन होता है, स्टोन यूरेटर से जाता है, ठीक है, यूरेटर के अंदर पास करता है। और आपको एक बात पहले से बताया कि यूरेटर के दो पार्ट होता है, एक एब्डोमिनल पार्ट और एक पेल्विक पार्ट। तो एब्डोमिनल पार्ट से जब वो पेल्विक पार्ट की तरफ जा रहा होता है, स्टोन यूरेटर के अंदर ट्रैवल कर रहा होता है, तो पेन आपको रेफर देखने को मिलता है T11 से लेकर L2 तक जा रहा होता है, लोइन से ग्रोइन में जा रहा होता है। लोइन का मतलब लंबा रीजन, और ग्रोइन का मतलब होता है इंग्वाइनल रीजन, ठीक हो गया। और आपका पेन प्रोक्सिमल थाई मेल के अंदर स्क्रोटम और फीमेल के अंदर लेबियम माइजस तक भी रेफर कर सकता है, क्योंकि जेनेटोफीमोरल नर्व की क्या हुई है, डिस्टर्बेंस हुई है, क्योंकि जेनेटोफीमोरल नर्व की इरिटेशन होगी, तभी हमें पेन यहाँ पर प्रोक्सिमल थाई और मेल के अंदर स्क्रोटम और फीमेल के अंदर लेबियम माइजस तक देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव एब्सेट और सिंपैथेटिक रिस्पांस भी देखने को मिलता है। जनरलाइज सिंपैथेटिक रिस्पांस का मतलब स्वेटिंग बार बार आना, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना, ठीक है। इसी के साथ डाइजेस्टिव एब्सेट के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैपिंग और डायरिया। तो आपने ये चार चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपने इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आ सकता है वो है कि माइनर और मेजर कैलिक्स के अंदर किस टाइप के स्टोन होते हैं। तो आपने ये याद रखना है स्टैग हॉर्न स्टोन माइनर और मेजर कैलिक्स के अंदर, जबकि रीनल पेल्विस के अंदर लूज स्टोन होते हैं, मतलब जो यहाँ पे रिजिड और काफ़ी ज़्यादा रफ स्टोन्स होते हैं, जबकि यहाँ पर आपको लूज स्टोन देखने को मिलते हैं रीनल पेल्विस के अंदर। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, और आपको मैंने स्पेसिफिक चीज़ें बताई थी जो आपने याद रखनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।